नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कल 10 जुलाई को कोटा और उदयपुर में कलाम एकेडमी का पेपर लिया गया था, तो उसी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। देखिए, 5 जुलाई को भी कलाम एकेडमी का पेपर हुआ था, अच्छे लेवल का पेपर करवाते हैं। इसी वजह से मैं इनका पेपर सोल्व करवाता हूँ, ताकि आप एक तरह से कि भाई हाँ, जैसे आपका रीट का एग्ज़ाम होता है उसी प्रकार आप पेपर दो, तो आपकी अच्छी खासी इससे आपके एक्सपीरियंस ही बढ़ेगा। साथियों, आपको अच्छा अभ्यास होगा एग्ज़ाम का। तो 5 जुलाई वाला जो पेपर था उससे कठिन पेपर लग रहा है थोड़ा सा ये, और यह लेवल 1 और 2 हिंदी का पेपर है। साइकोलॉजी का भी मैं हल करवा दूंगा आज ही। सुबह भी मैंने साइकोलॉजी का एक टेस्ट डाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसकी PDF सही तरीके से आई नहीं है, तो थोड़ा कुछ प्रश्नों में देखने में समस्या आ सकती है, बट मैं पढ़ूंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पर 30 प्रश्न साइकोलॉजी के थे, तो उसको बाद में हल कराएंगे इस वीडियो के बाद में। पहले यहाँ पर हिंदी का पेपर हल कर रहे हैं, तो 31वां प्रश्न देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर भाषा फर्स्ट हिंदी लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सेम टू सेम रहती है। तो यहाँ हमने पैराग्राफ पिछली बार भी पढ़ा था, बट उसको पढ़कर हमने आंसर दिए नहीं थे। तो आप चाहो तो पैराग्राफ को पढ़ सकते हो और फिर उसके बाद में यहाँ पर इन प्रश्नों को हल कर सकते हो। देखिए, प्रश्न संख्या 31 है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर पेपर है। प्रश्न नंबर 31 है, राष्ट्रभक्ति शब्द में समास कौन सा है? अविभाव समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है और तत्पुरुष समास है। तो राष्ट्रभक्ति जो शब्द है, इसमें कहीं से कहीं तक शब्द की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, ना ही कोई अव्यय आ रहा है, ना ही कोई उपसर्ग आ रहा है। तो इसमें अविभाव समास तो नहीं है। तीसरा अर्थ भी नहीं निकल रहा है इसका, तो इसमें बहुब्रीहि समास भी नहीं है। इसमें कहीं से कहीं तक राष्ट्र और भक्ति, राष्ट्र या भक्ति, ऐसा भी इसका विच्छेद नहीं होगा। साथियों, इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तो देखिएगा, यहाँ 31वें प्रश्न में आपके तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट 32वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 32 से, सर्वोपरि शब्द का संधि विच्छेद होगा सर्वे प्लस ऊपरी, सर्व प्लस ऊपरी, सा प्लस ऊपरी और सर्वो प्लस परि। तो साथियों, सर्वोपरि जो शब्द है इसका आपको संधि विच्छेद करना पड़ेगा। देखिए, अगर हम देखें तो प्रश्न संख्या 32 में सा प्लस ऊपरी और सर्वो प्लस परि, ये दोनों ही विकल्प गलत है। सर्वोपरि शब्द का जो संधि विच्छेद होगा वो होगा सर्व प्लस ऊपरी, बराबर शब्द क्या बनेगा? सर्वोपरि। साथियों, यहाँ सर्वे, यहाँ ये गलत हो रहा है, सर्वे नहीं सर्व आएगा। तो विकल्प नंबर जो 2 है आपके 32वें प्रश्न का सही आंसर है। देखिए, कौन सी संधि हो रही है इसमें? सर्व प्लस ऊपरी में गुण संधि हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट 33वां प्रश्न देखेंगे। तो आपके प्रश्न नंबर 33 है, गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गौरव शब्द की बात की जा रही है, तो विकल्प है अव, ए और व। तो साथियों, प्रश्न संख्या 33 जो है, गौरव शब्द का हम टुकड़ा करके देखते हैं। तो गुरु प्लस ए से क्या शब्द बना है? गौरव शब्द बना है। मतलब गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए प्रत्यय लगा हुआ है। तो तीसरा ही विकल्प आपके 33वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 की ओर बढ़ेंगे। 34वां प्रश्न देखते हैं। आपके प्रश्न नंबर 34 है, अनुयायी का विलोम शब्द होगा। अनुयायी, मैंने कहा है देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, बट यहाँ पर आपको क्लियर समझ में आएगा। अनुयायी जो शब्द है इसका विलोम शब्द पूछा गया है। निरअनुयायी, विरोधी, शत्रु और अनुयायी। तो साथियों देखो, मित्र का शत्रु होता है तो गलत हो गए। तो अनुयायी का यहाँ पर पहला, दूसरा या चौथा कौन सा विकल्प सही है? तो जो अनुयायी शब्द है इसका जो विलोम होता है वो विरोधी होता है। क्या होता है? विरोधी होता है। दूसरा विकल्प आपके 34 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 को देखेंगे। 35वां प्रश्न है, मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? मनुष्य शब्द की बात की जा रही है। मनुष्य जो शब्द है इसमें कौन सी संज्ञा है? साथियों, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है और गुणवाचक है। तो देखो, मनुष्य शब्द उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। किसका बोध करा रहा है? संपूर्ण जाति का। और जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसमें कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। अगर किसी का नाम होता, जैसे कोई सा भी नाम हो सकता, जैसे मोहन शब्द आ गया, जैसे अन्य कोई सा भी नाम आ जाता किसी भी व्यक्ति का, तो वहाँ पर उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। लेकिन मनुष्य
तो उसकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 3 है प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा, जातिवाचक संज्ञा है इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 36 की ओर। तो 36वां प्रश्न देखेंगे। वापिस आप चाहो तो इस गद्यांश को पढ़ सकते हो साथियों, लेकिन नहीं भी पढ़ो और व्याकरण का ज्ञान आपको है तो आप आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हो। जैसे प्रश्न नंबर 36 है आपके, निम्न में से कौन सा शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है? क्षमा, पुत्र, कन्या और भाई। तो इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा जो लिंग है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो देखो पुत्र, पुत्र का तो पुत्रों हो रहा है, बदल रहा है। भाई का भाइयों, कन्या का कन्याएं, तो मतलब तीनों का तो बदल रहा है। लेकिन क्षमा का क्षमाओं, क्षमाएं, ऐसा कुछ नहीं होता। क्षमा का सिर्फ क्षमा ही रहता है। इसलिए जो पहला विकल्प है आपके 36 में, यह आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। तो 37वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग से असंगत है? रक्त, वंश, आकांक्षा और भीष्म। तो इनमें से जो शब्द पुल्लिंग से असंगत है वह किस विकल्प में दे रखा है? साथियों पुल्लिंग से असंगत का मतलब क्या होता है कि जो पुल्लिंग नहीं है, मतलब जो स्त्रीलिंग है, तो फिर आपको उसका चयन करना है। तो रक्त कैसा होता है? अच्छा होता है। अच्छा होता है मतलब रक्त क्या है? पुल्लिंग है। वंश कैसा होता है? अच्छा होता है, तो वंश भी कैसा है? पुल्लिंग है। आकांक्षा अच्छा होता है या अच्छी होती है? तो आकांक्षा अच्छी होती है। अच्छी होती है मतलब आकांक्षा शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, जो कि पुल्लिंग से असंगत है। बाकी भीष्म शब्द भी पुल्लिंग है। तो विकल्प नंबर आपका जो 3 है 37वें प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट 38वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 38 है, वो भी ब्रह्मचारी थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ है ब्रह्मा में विलीन, सात्विक जीवन जीने वाला, ब्रह्मा को न मानने वाला और केवल भक्ति करने वाला। तो यहाँ पर जो ब्रह्मचारी जो शब्द है ये रेखांकित शब्द है साथियों, इसका आपको अर्थ बताना है। तो ब्रह्मा को न मानने वाला ब्रह्मचारी नहीं कहलाएगा, ये बिल्कुल गलत है साथियों। अब ब्रह्मा में विलीन जो हो जाता है, क्या उसको ब्रह्मचारी कहते हैं? जी नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं है। चौथा या दूसरा कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 38 में सही रहेगा? तो देखिए 38 का जो सही उत्तर है, केवल भक्ति करने वाला ब्रह्मचारी नहीं होता है बल्कि सात्विक जीवन जीने वाला, ठीक है, ब्रह्मचारी। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है 38 का सही उत्तर है। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 39 पे आते हैं। 39वां प्रश्न है, भीष्म ने बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तुष्टि के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी, वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और संदिग्ध भूतकाल। बताइए इसमें कौन सा काल है साथियों? तो एक बार प्रश्न को पढ़ लेना अच्छी तरह से और फिर सही उत्तर का चयन करना। देखिए प्रश्न संख्या जो आपके 39 है, हालांकि इस पेपर के आंसर की आई नहीं है, बट फिर भी बिल्कुल आपको सही आंसर मिलेंगे साथियों पूरे ही 30 प्रश्नों के। तो राइट आंसर रहेगा आपका तीसरा विकल्प, पूर्ण भूतकाल। कैसे रहेगा? क्योंकि यहाँ वाक्य कह रहा है भीष्म ने बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीषण प्रतिज्ञा की थी, कर ली थी, मतलब कार्य पूर्ण हो चुका है। और जहां पर कार्य पूर्ण हो चुका होता है बहुत समय पहले, उसमें कौन सा काल होता है? पूर्ण भूतकाल होता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है 39 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 40वां प्रश्न है। देखो 40वां प्रश्न दिखने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। जो किए हुए का उपकार माने, वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। उपकारी, परोपकारी, कृतज्ञ और कृतज्ञ। तो देखो किए गए उपकार को मानने वाला और किए गए उपकार को न मानने वाला, दोनों चीजें अलग अलग होती है, विपरीत होती है साथियों। तो जो कृतज्ञ होता है वो तो किए गए उपकार को मानता है, और जो कृतज्ञ होता है ये किए गए उपकार को नहीं मानता है। याद रखना इस चीज को, मतलब किए गए उपकार को मानने वाला कौन सा रहेगा साथियों? कृतज्ञ रहेगा। आपके जो चौथा विकल्प है 40वें प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके प्रश्न संख्या 41 है, सीता अपने पति से झगड़ा कर रही थी, वाक्य में उद्देश्य है। सीता पति कर रही थी और अपने। तो 41वें प्रश्न में आपको उद्देश्य बताना है। आपको कई बार मैंने बता रखा है कि उद्देश्य का मतलब किससे लिया जाता है? कर्ता से लिया जाता है। कर्ता मतलब जिसके द्वारा क्रिया की जाती है। तो क्रिया कौन कर रही है? सीता कर रही है, क्योंकि झगड़ा कौन कर रही है? सीता। मतलब सीता यहाँ पर क्या है साथियों?
उद्देश्य है, तो अतः आपके ए विकल्प जो है वो ही सही रहेगा प्रश्न नंबर 41 में। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 42 को देखते हैं। तो आपका प्रश्न 42, आकाश सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ है असंभव कार्य करना, बहुत शोर करना, प्रेम प्रकट करना और भारी वस्तु उठाना। तो प्रश्न नंबर 42 में राइट आंसर बताइए। आकाश सिर पर उठाना, इनमें से जो सही अर्थ दे रखा है वो कौन से विकल्प में है। साथियों 42वें प्रश्न में सही उत्तर देख लेते हैं। देखिए कौन सा रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। आकाश सिर पर उठाना, तो सही उत्तर है आपके विकल्प नंबर 2, बहुत शोर करना। इसका सही अर्थ है आकाश सिर पर उठाना मुहावरे का। सेकंड विकल्प 42वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 की ओर बढ़ते हैं। 43वां प्रश्न है, निम्न में से लोकोक्ति नहीं है। तो जो लोकोक्ति नहीं है उस विकल्प का चुनाव प्रश्न नंबर 43 में कीजिएगा। विकल्प है आप भला जग भला, दूसरा है इन तिलों में तेल नहीं, तीसरा है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, और चौथा है आंचल पसारना। तो इनमें से जो लोकोक्ति नहीं है वह किस विकल्प में आपके दे रखा है साथियों। 43वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा पहला विकल्प है आप भला जग भला, ये एक लोकोक्ति है। दूसरा विकल्प है इन तिलों में तेल नहीं, ये भी एक लोकोक्ति है। तीसरा है कभी घी घना तो कभी मुट्ठी चना, ये भी एक लोकोक्ति है। लेकिन आंचल पसारना जो है ये लोकोक्ति नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मुहावरा है साथियों। इसलिए विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44 की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए 44वां प्रश्न देखेंगे। इनमें से लोप चिन्ह कौन सा है। तो पहला आपको ये बिंदु के रूप में दिख रहा है, दूसरा आपको ये तीर के निशान की जैसे दिख रहा है, तीसरा है डॉट 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 दिख रहा हो, और चौथा है डॉट डॉट के बीच में ये एक बिंदु, फिर डॉट डॉट डॉट। तो साथियों इसमें जो लोप चिन्ह आपको नजर आ रहा है किस विकल्प में है। प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर बताओ भाई, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न 44 में सही है। तो 44वें प्रश्न में जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 3। लोप चिन्ह ये होता है डॉट 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 वाला, ठीक है। थर्ड विकल्प आपके 44 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 की ओर बढ़ेंगे। तो 45वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा उपवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बगीचा, गुलशन, वाटिका और पुष्पधनवा। तो इनमें से जो उपवन का पर्यायवाची नहीं है 45वें प्रश्न में किस विकल्प में दे रखा है साथियों, बताइए। 45वें प्रश्न का देखो, उपवन का मतलब बगीचे से भी लिया जाता है, वाटिका से भी लिया जाता है और गुलशन से भी लिया जाता है। लेकिन जो पुष्पधनवा जो शब्द है ये उपवन का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि पुष्पधनवा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, कामदेव का पर्यायवाची है। अतः विकल्प नंबर जो 4 है आपके प्रश्न संख्या 45 में सही आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट ये प्रश्न नंबर 46 पे चलेंगे। तो आपके 46वें प्रश्न को देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है। किताब, गमला, सिनेमा और संतरा। तो इनमें से जो शब्द विदेशी नहीं है वो किस विकल्प में दे रखा है, बताइए। प्रश्न संख्या 46 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। तो देखो बात करें हम, गमला जो शब्द है एक विदेशी शब्द है, किताब जो शब्द है एक विदेशी शब्द है, संतरा भी विदेशी शब्द है। लेकिन साथियों जो सिनेमा है, सिनेमा उर्दू भाषा का शब्द है, ये यहाँ पर विदेशी शब्दों में नहीं आता है जहाँ तक मुझे याद है। इस क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो कमेंट कर सकते हो। बाकी किताब, गमला तो अच्छी तरह से पता है कि ये विदेशी है। संतरा और सिनेमा में थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाता है, बट संतरा भी लगभग विदेशी शब्द है। सिनेमा यहाँ पर दूसरा विकल्प आपके 46 में सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 47 की ओर। तो 47वां प्रश्न, सहदेव पढ़ाई थोड़ा सा दिखने में, हाँ, सहदेव पढ़ाई करता है, ये वाक्य है। अर्थ के आधार पर यह किस प्रकार का वाक्य है। सरल वाक्य है, विधानार्थक वाक्य है, मिश्र वाक्य है और आज्ञार्थक वाक्य है। तो देखो सहदेव पढ़ाई करता है किस आधार पर पूछा है, अर्थ के आधार पर। अगर प्रश्न होता सहदेव पढ़ाई करता है रचना के आधार पर यह वाक्य का प्रकार है, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल को रचना के आधार पर साधारण भी कह सकते हो, लेकिन अर्थ के आधार पर सरल, मिश्र, संयुक्त ये वाक्य नहीं होते साथियों, बल्कि विधानार्थक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है, ऐसे विस्मय सूचक है, ऐसे वाक्य होते हैं। तो
तो यहाँ पर ये जो सहदेव पढ़ाई करता है ये एक विधानार्थक वाक्य है, किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। विकल्प नंबर आपका जो 2 है प्रश्न नंबर 47 का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 48 की ओर। साथियों प्रश्न संख्या 48 है आपके, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही है, इस मत का समर्थन किया है। विकल्प है महात्मा गांधी ने, अरविंद घोष ने, विवेकानंद ने और विनोबा भावे ने। तो साथियों थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम होगी कुछ प्रश्नों में। प्रश्न नंबर 48 में जो आपके सही उत्तर रहेगा कि लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को क्या सिखाना चाहिए? चित्रकला सिखाना चाहिए क्योंकि अक्षर भी क्या है? चित्र ही है। साथियों ये जो मत है किसका है? साथियों ये महात्मा गांधी जी का है। ये कथन भी महात्मा गांधी जी का है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है ये। तो विकल्प नंबर आपका जो 1 है 48 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 49 पे आएंगे तो आपके 49वां प्रश्न है, हिंदी भाषा कौशल का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम कौन सा है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना। तो देखो जो हिंदी भाषा कौशल होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। सबसे पहले क्या आता है? सुनना आता है, श्रवण कौशल जिसको कहते हैं। उसके बाद में बोलना आता है साथियों, उसके बाद में पढ़ना आता है और उसके बाद में आता है लिखना। बिल्कुल ये एक क्रम है इनका। अतः यहाँ पर मनोवैज्ञानिक क्रम आपको याद रखना है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। विकल्प नंबर 3 आपके 49 का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तो देखो 50वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में साहित्य की समालोचना किस विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है? ज्ञानात्मक उद्देश्य से, कौशलात्मक उद्देश्य से, अर्थग्रहण उद्देश्य से और अभिरुचात्मक उद्देश्य से। तो क्या किया जा रहा है? साहित्य की समालोचना की जा रही है साथियों। ज्ञानात्मक में परिभाषा याद करना, पहचानना, देखना एक बार, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है। अर्थग्रहण में अर्थ किया जाता है, जो चीज़ें हमारे सामने होती है। और यहाँ क्या किया जा रहा है? समालोचना मतलब गुण दोष। तो साथियों ये कार्य अभिरुचात्मक में भी नहीं आएगा, बल्कि ये किस में आएगा? ये समालोचनात्मक में आएगा। दूसरा विकल्प समालोचनात्मक ये कौशलात्मक में आएगा समालोचना। विकल्प 2 आपके प्रश्न संख्या 50 का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 51वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपके प्रश्न नंबर 51 है, भाषा शिक्षण के उपागम हैं पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो भाषा शिक्षण का उपागम है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 51 में करना है। बताइए 51वें प्रश्न में आपके कौन सा विकल्प सही है? तो देखिए भाषा शिक्षण के उपागम में पाठ संसर्ग उपागम भी आता है और रचना शिक्षण उपागम भी आता है। अतः पहला और दूसरा दोनों ही विकल्प तीसरे में दे रखे हैं, ए व बी दोनों। तो ये जो सी वाला तीसरा विकल्प है आपके प्रश्न संख्या 51 का बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 52 पर। तो 52वां प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक निर्माण की सुक्रिया सही चरण है? चयन, स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण। स्तरीकरण, चयन और प्रस्तुतिकरण, चयन, प्रस्तुतिकरण और स्तरीकरण और प्रस्तुतिकरण, चयन और स्तरीकरण। तो देखो जो पाठ्य पुस्तक निर्माण की बात की जा रही है तो पाठ्य पुस्तक निर्माण में प्रस्तुतिकरण सबसे पहले तो करेंगे नहीं, तो ये विकल्प आपका आंसर नहीं होगा। अब आपके सामने ए, बी और सी 3 विकल्प बच रहे हैं। तो देखो सबसे अंत में क्या किया जा रहा है? यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है। तो यहाँ पर सी वाला विकल्प भी गलत हो गया क्योंकि स्तरीकरण तो पहले कर लिया जाता है। तो अब आपके सामने ए और बी 2 विकल्प बच रहे हैं। देखो दोनों में ही प्रस्तुतिकरण अंत में हो रहा है। अब इसमें चयन और स्तरीकरण और स्तरीकरण और चयन। तो प्रश्न संख्या 52 में थोड़ा कन्फ्यूज़न करने वाला प्रश्न है। राइट आंसर देख लेते हैं कि कौन सा इसका सही उत्तर हो सकता है 52वें प्रश्न में, पहला या दूसरा में से। तो साथियों सबसे पहले तो स्तरीकरण किया जाता है, फिर चयन किया जाता है और फिर प्रस्तुतिकरण, या फिर सबसे पहले चयन किया जाता है फिर स्तरीकरण किया जाता है या प्रस्तुतिकरण। तो इस क्वेश्चन के लिए एक बार तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से तो राइट आंसर प्रथम विकल्प है,
चयन, स्थिरीकरण और प्रस्तुतिकरण। मैं प्रथम विकल्प पे जाऊंगा। अगर आपको दूसरा विकल्प सही लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा प्रश्न नंबर 52 के लिए। चलिए आगे 53वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मैं जा रहा हूँ प्रथम विकल्प पे। प्रश्न नंबर 53 है, सही सुमेलित है। तो विकल्प है बुलेटिन बोर्ड, श्रव्य सामग्री, ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रक्षेपी सामग्री, सीतावादी यंत्र, दृश्य सामग्री, मानचित्र, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इनमें से जो सही सुमेलित है उसका चयन आपको प्रश्न नंबर 53 में करना है। बताओ प्रश्न नंबर 53 में आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो साथियों बुलेटिन बोर्ड श्रव्य सामग्री नहीं है, बल्कि बुलेटिन बोर्ड कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री है। ओवरहेड प्रोजेक्टर प्रक्षेपी सामग्री है, सही है बिल्कुल ये। सीतावाद यंत्र दृश्य नहीं, श्रव्य सामग्री है साथियों, तो ये भी गलत हुआ। मानचित्र श्रव्य दृश्य नहीं, सिर्फ दृश्य सामग्री है। तो ओनली जो आपके जो सेकंड विकल्प है OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, ये ही प्रक्षेपी सामग्री का उदाहरण है। दूसरा ही विकल्प आपके 53 में सही है। अब 54 की ओर बढ़ेंगे। तो 54वां प्रश्न है, निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है। जो निबंधात्मक प्रश्न है उनका कौन सा गुण नहीं है इनमें से। वस्तुनिष्ठता अधिक, आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है, व्याकरण सम्मत ज्ञान का परीक्षण होता है और अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव है। तो बताओ इनमें से जो निबंधात्मक प्रश्नों का गुण नहीं है, निबंधात्मक प्रश्नों का कौन सा गुण नहीं है। तो आपके प्रश्न नंबर 54 में जो सही उत्तर है वो रहेगा साथियों विकल्प नंबर 1। वस्तुनिष्ठता अधिक नहीं पाई जाती है इनमें, क्योंकि वस्तुनिष्ठता अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में पाई जाती है। निबंधात्मक प्रश्नों में आलोचनात्मक चिंतन गुण दोष आप बता सकते हो, अभिव्यक्त अपने विचारों को कर सकते हो और व्याकरण सम्मत ज्ञान का परीक्षण इससे हो सकता है। लेकिन प्रथम विकल्प वस्तुनिष्ठता अधिक नहीं होती है, कम होती है। तो इसीलिए ये प्रश्न जो होते हैं वो कम विश्वसनीय होते हैं। तो विकल्प ए क्या आपका सही रहेगा 54वें में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 55 की ओर बढ़ेंगे। तो आपके 55वां प्रश्न साथियों, आपके प्रश्न नंबर 55 है, सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है। विकल्प है केवल विद्यार्थी की उपलब्धि पर ध्यान देना, शिक्षक केंद्रित शिक्षण सुनिश्चित करना, केवल ज्ञानात्मक पक्ष का मूल्यांकन करना और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाना। तो जो सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है वो किस विकल्प में दे रखा है। 55वें प्रश्न का सही उत्तर बताओ साथियों। आपके प्रश्न संख्या 55 में इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा। तो देखो सतत व व्यापक मूल्यांकन मतलब लगातार चलने वाला और छात्र के सभी पक्षों का मूल्यांकन करने वाला होता है साथियों ये। तो इसमें केवल विद्यार्थी की उपलब्धि पर ही ध्यान नहीं दिया जाता है, बल्कि अन्य चीज़ें भी होती है। तो ये गलत आंसर है। शिक्षक केंद्रित शिक्षण सुनिश्चित करना, शिक्षक केंद्रित नहीं बल्कि बाल केंद्रित होता है। केवल ज्ञानात्मक पक्ष का नहीं बल्कि भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष का भी इसमें मूल्यांकन किया जाता है। तो ए, बी और सी तीनों ही विकल्प गलत है। कौन सा आपका सही उत्तर होगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाना, यहाँ पर सतत व व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। अतः चौथा विकल्प आपके 55वें प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 56 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 56 है, ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है उस परीक्षण को क्या कहते हैं। उपलब्धि परीक्षण, योगात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण और नियोजनात्मक परीक्षण। तो देखो प्रश्न संख्या 56 में जो परीक्षण विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है कि कौन कौन सी बालक को जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही है उसके कारण क्या हैं। तो साथियों योगात्मक, नियोजनात्मक, निदानात्मक और उपलब्धि। 56 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3। ऐसे परीक्षण को क्या कहा जाता है, निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि छात्र को जो सीखने में कठिनाइयाँ आ रही है आखिर उसके कारण क्या है। विकल्प 3 आपके 56 का सही उत्तर है। उपलब्धि में तो ये जांचा जाता है कि बालक ने कक्ष में अधिगम कितना किया है, कितनी उपलब्धियां हासिल की है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, ये उपलब्धि में देखा जाता है। तीसरा ही विकल्प आपके 56 का सही उत्तर है। नेक्स्ट 57, ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में सम्मिलित तत्व नहीं है। शिक्षण के उद्देश्य, विषय वस्तु, अधिगम, अनुभव और व्यवहार में परिवर्तन।
तो जो ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में सम्मिलित तत्व नहीं है उसका चयन आपको 57 में करना है। इनमें से ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में क्या सम्मिलित नहीं है? शिक्षण उद्देश्य सम्मिलित है, विषय वस्तु सम्मिलित है, अधिगम अनुभव सम्मिलित है, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में सम्मिलित नहीं है साथियों। अतः आपके जो चौथा विकल्प है प्रश्न नंबर 57 का बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 58 की ओर। तो आपके 58वां प्रश्न, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है और 4 है। तो देखो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र तो 5 होते हैं, लेकिन यहाँ पर शिक्षण सूत्रों की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आगमन विधि के रूपों की संख्या पूछी जा रही है। तो 58 में सही उत्तर बताइएगा। देखिए आगमन विधि के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं साथियों? 2 रूप होते हैं। जैसे एक तो आपके उदाहरण विधि इसका रूप है और एक आपके जो प्रयोग विधि है वो इसका रूप है। तो विकल्प नंबर कौन सा सही रहेगा आपके 58 में? साथियों दूसरा विकल्प आपके 58वें प्रश्न में सही रहेगा। एक चीज और, ये पूरा हिंदी का पेपर लगभग सोल्व हो चुका है, 1-2 प्रश्न और बच रहे हैं। साथियों पूरी कोशिश की है कि 30 के 30 प्रश्नों के सही उत्तर बताए जाए, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि 1-2 प्रश्नों में कुछ त्रुटियां हुई है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा साथियों, क्योंकि मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की है बिल्कुल सही उत्तर बताने की। चलिए 59वां प्रश्न देख लेंगे। आपके सेकंड लास्ट प्रश्न था इसमें, खंडान्वय विधि में भावों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है? समीक्षा द्वारा, तुलना द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा और व्याख्यान द्वारा। तो जो खंडान्वय विधि है, खंडों का अन्वय करके साथियों भावों का स्पष्टीकरण पूछा गया है खंडान्वय विधि में। तो भावों का स्पष्टीकरण पद्य शिक्षण में किया जाता है, मतलब इस विधि का प्रयोग हम किस में कर रहे हैं? पद्य में। तो व्याख्यान द्वारा तो नहीं करेंगे, चौथा विकल्प तो गलत है। देखो यहाँ पर प्रश्न संख्या 59 में भावों का स्पष्टीकरण पूछा है। दूसरा विकल्प, पहला विकल्प या तीसरा विकल्प, इनमें से आपका एक उत्तर रहेगा। 59 में कौन सा विकल्प आपका सही है? तो साथियों 59वें पृष्ठ में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, प्रश्नोत्तर द्वारा खंडान्वय विधि में भावों का स्पष्टीकरण किया जाता है। विकल्प आपका तीसरा ही बिल्कुल सही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब अंतिम और 60वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। तो आपके प्रश्न नंबर 60 है, हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, क्रियाशीलता का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, आत्मनिष्ठता का सिद्धांत और रुचि का सिद्धांत। तो जो हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है वो किस विकल्प में दे रखा है? देखो हिंदी भाषा के शिक्षण सिद्धांतों में क्रियाशीलता का सिद्धांत आता है कि बालक को क्रिया के माध्यम से सिखाया जाए। प्रेरणा का सिद्धांत आता है कि बालक को प्रेरित किया जाए। फिर यहाँ जो चौथा विकल्प है रुचि का सिद्धांत, ये भी आता है कि जिन चीज़ों में बालकों की रुचि हो उनको पढ़ाया जाए। तो ये तीनों तो हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में आते हैं, लेकिन आत्मनिष्ठता का सिद्धांत हिंदी भाषा शिक्षण के सिद्धांतों में नहीं आता है। अतः आपके तीसरा विकल्प 60वें पृष्ठ में सही है। तो ये कंप्लीट है साथियों जो कल पेपर हुआ था 10 जुलाई को कलाम एकेडमी का। साथियों अब इसके बाद में साइकोलॉजी का पेपर और आएगा, दोनों लेवल का हुआ था कल भी पेपर, तो लेवल 1 और लेवल 2 सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी सोल्व करवा दिया जाएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।